चतौरी खानम सोनिया नुमाइश खुशामदीद। आसिफ अली जरदारी साहब पहला सिविलियन है जो दूसरी मरतबा वो सदर मुंतखब हुए हैं। पूरे मैच में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मोहम्मद अब्बास वो कंसिस्टेंट। इस निज़ाम को खत्म करना पड़ेगा। ये बेवकूफ़ वाला निज़ाम में कर्जे लेके कोई अंडर पास नहीं। पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर आप किसी भी लेवल तक कोई अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। चतौरी खानम सोनिया नुमाइश खुशामदीद। ये फैसल आज क्या हो गया, आपको क्या कह रहे हैं आप आज? जी ये मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं आपको जिस तरह हमने खुशामदीद कहा उर्दू में बाकी ज़बानों में, इसी तरह मैं आपको फ़ारसी ज़बान में जो है ना वो खुशामदीद कह रहा था। खैर खैरियत से आप ठीक ठाक? अच्छा, तो इसमें इसका क्या मतलब है खुशामदीद? जनाब आली, ये एक ईरानियन रील है जो कि बहुत वायरल हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। अब इसका मतलब जो है ना वो वैसे मतलब तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मज़ा बड़ा आया। पूरे पाकिस्तानी इसका बड़ा मज़ा ले रहे हैं, इसकी वाइब अलग है ना इसकी वाइब। अच्छा, अब ये है कि ये दोनों ख़वातीन आपस में बात ये कर रही हैं सोनिया कि शब यल्दा एक ईरान में ना एक बहुत कल्चरल डे के तौर पे मनाया जाता है। अच्छा। शब बसरी की जाती है, पूरी रात जागा जाता है और मुख्तलिफ खाने पकवान बनाए जाते हैं। इट्स अ सेलिब्रेशनल नाइट। ट्रेडिशन है यस, वो उनका एक बहुत पुराना फारसी ट्रेडिशन है। तो उसमें ये इन्होंने एक प्रोमोशनल वीडियो बनाई थी एक मार्ट की, और उसमें खातून आके वो पूछती हैं बड़े खूबसूरती से कि कैसी हैं आप, सलाम खानम चतौरी शोमा, क्या हाल हैं आपके, कैसी हैं? अगली कहती हैं सलाम गुलाम, तो वो भी कहती हैं कि जी क्या हाल है, ठीक ठाक है। वो कहती है मैं कनाडा से आई हूँ शब यल्दा से आपके लिए ख़रीदारी करने। तो फिर अगली कहती है कि तंजानिया से लेकर बरतानिया तक सब कुछ यहाँ पे सस्ता मिलेगा आपको, सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। तो भाई बेसिकली कन्वर्सेशन हो रही है लेकिन म्यूजिकल वे में हो रही है ना? एब्सोल्युटली। तो चलें, अब पाकिस्तान में आप समझ गए होंगे कि आप जिस पे वाइब कर रहे थे वो एक प्रमोशनल वीडियो थी। इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर पे। डेडलॉक से शुरू होने वाले साल का डायलॉग पर इख्तिताम। वफाकुल मदारिस बिल का मामला खुश उसलूबी से तय। PTI भी मुज़ाकरात की मेज़ पर। उम्मीद है अगले साल सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। शान मसूद की एक बार फिर बदतरीन कप्तानी, हाथ आया मैच अपने ही हाथों से तोहफा कर दिया। जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट में फतह के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल में। दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला बॉक्सिंग डे टेस्ट से होगा। साल 2024 मुआशी मैदान में हुकूमती कारकर्दगी में कुछ बेहतरी। महंगाई सिंगल डिजिट में आई लेकिन समरात अवाम तक ना पहुंचा पाई। GDP भी बेहतरी वाज़े नजर आई, पर IMF के साल के आखिर तक टैक्स हदफ की शर्त पूरी ना हो पाई। और 2024 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बदतरीन साल करार। कोई एक भी फिल्म पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस तक खातिर ख्वाह बिजनेस ना कर पाई। मौला जट की कामयाबी से इंडस्ट्री को मिलने वाला तसलसल बाकी मूवीज बरकरार क्यों नहीं रख सकी, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। बाय द वे वी आर इंचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। ये साल भी ख़त्म होने जा रहा है। इस पे भी बड़ी मीम्स चल रही हैं फेसबुक पे कि अच्छा शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ख़त्म भी हो गया। बहुत सारे लोग इस साल भी सिंगल ही रह गए बहुत सारे लोग जो है उन्होंने भी लड्डू खा लिया। तो खैर इस पे तो हम ट्रिपल हो गए। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इस पे भी ज़रा हम करेंगे बात, लेकिन ज़रा साल 2024 में जो पाकिस्तानी सियासत है ना, वो एक बहुत अहम साल के तौर पे ना सिर्फ ये कि ये साल रिमेंबर किया जाएगा, आने वाले दिनों में इसको तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए जो इस साल पूरा हुआ है। आम इंतखाबात भी हुए, अदलिया इस्लाहात का सबसे अहम मुसव्विदा भी पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। ये साल इसलिए भी अहम रहा फैसल के अपोजिशन ने साल के आखिरी महीने में बिल आखिरी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का फैसला भी किया। साल 2024 इसलिए भी अहम रहा कि इसी साल साबिक ISI चीफ को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का ऐलान भी हुआ था। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होने का साल भी यही है, जबकि इसी साल मदारिस इस्लाहात बिल का मामला भी फाइनली वो रिजॉल्व हो गया है। पाकिस्तानी सियासत ने इस साल 2024 में क्या खोया,
क्या पाया, इसी पे हम बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल आज हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासी सूरत हाल वैसे हमेशा आइडियल तो नहीं रहती है, लेकिन ये साल 2024 इसको पॉलिटिकली कैसा समझते हैं आप कादिर साहब? जी बहुत शुक्रिया। साल 2024 पश्तो में कहावत है साल के बारे में कि ये साल मुझ पे तुम गुजर जाओगे मगर लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तारीख का सबसे गंदा साल गुजरा है, जो कि तूफ़ानी बदतमीज़ी से और मुल्क दिवालिया होने के करीब आया और सियासी अफरा तफरी हुई है, कत्ल गारत हुई है, दहशत गर्दी परवान चढ़ी है। तो मेरे हिसाब से बड़ा गंदा साल गुजरा है। इस साल अक्टूबर में अदालती इस्लाहाती मुसवदा भी पेश हुआ था, नए कानून भी बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2024 के कानून साजी को आप कैसा देखते हैं, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए कानून बनवाने में मदद करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया है? आप पीपीए ऑन रिकॉर्ड साल 2024 की आईनी तरमीम का सेहरा पहनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे जाता है, जहां उन्होंने 1973 की या 18वीं तरमीम के तहत तमाम पार्टियों को एकजा किया। अब तमाम पार्टियों का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि एक रह जाती पीटीआई, जो कि वो भी इनडायरेक्ट जो ना उस मसौदे पे वो एग्री हो गए। आपको याद होगा रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये तो मसौदा ही हमारा है, जो उनका सेक्रेटरी इतलात है, और गौर खान साहब ने कहा कि मसौदे में कोई कबात नहीं है, बेहतरीन है, बस सिर्फ हमने इमरान खान साहब से इजाज़त लेनी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनडायरेक्ट पीटीआई ने भी उसको सपोर्ट किया और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने दिन रात एक करके और उस तरमीम को पास किया, मेरे हिसाब से आईनी असलाहत के लिए और मिसाक की जमहूरियत की, जहाँ इमरान खान साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, नवाज शरीफ साहब, उन सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे और इनडायरेक्ट मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उसकी हिमायत की। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो जो एक मिसाक की जमहूरियत था उसका एक शिक आईनी अदालतों का था, लेकिन इत्तेफाक आईनी हुआ तो मेरा ख्याल में बेहतर होगा। अच्छा कादिर साहब, अगस्त में साबिक़ आईएसआई चीफ जनरल फैज़ हमीद को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर गिरफ्तार भी किया गया था, फिर उन पर मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल करने का ऐलान भी हुआ। क्या आप समझते हैं इसके पाकिस्तानी सियासत पर गहरा असर पड़ा है और अगले सालों में भी ये असर काफ़ी दिखाई देगा? मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे सियासत की समझ बूझ आ गई है, पाकिस्तान में ये पहला वाक़या है जो एक आईएसआई के साबिक सरबराह, साबिक कोर कमांडर और एक जनरल रैंक के शख्स को कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। और न सिर्फ उनको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ जो दूसरे लोग हैं जो इस साजिश में, चाहे वो फौजी बगावत हो, चाहे वो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट रोकना था, चाहे वो जो शोधा की यादगारों को जला के राख करना था, कर्नल शेर खान के मुजस्मे को और एम आलम के सिंबॉलिक जहाज को और कोर कमांडर हाउसेस पे। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये पहला मौका है जो एक फौजी बगावत नाकाम होने पर न सिर्फ एक साबिक जनरल मार्शल किए जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको भी जो है ना वो सजाएं दी जा रही है। जी वैसे कादिर साहब, 2024 पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होने का साल भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सज़ाओं को कैसे देखती है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो साल 2024 के तमाम फैसलों में हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी रही है? नहीं, पहला सवाल तो ये है कि ये पहला साल नहीं है जहाँ फौजी अदालतों से सजाएं हो रही। इससे पहले भी जो एपीएस स्कूल का वाक़या हुआ था उस वक्त भी बाकायदा कानून साजी हुई है, और उससे पहले जहाँ इमरान खान साहब ने उसको एग्री भी किया है, उससे पहले भी मुख्तलिफ पार्टियों ने, नवाज शरीफ साहब ने एग्री किया। तो ये पहला साल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस केस में और बाकी मानदा केस में बड़ा फ़र्क है। बाकी जो मुकदमा थे वो सिविलियन थे, चाहे वो दहशत गर्दी में मलूज़ थे या मुख्तलिफ हरकत में मलूज़ थे, लेकिन ये जो कोर्ट मार्शल, ये जो सज़ा है फौजी अदालतों से, ये फौजी पे शोधा के यादगारों पे ये हमला था। तो यहाँ 1952 जो आर्मी एक्ट है उसके ऐन मुताबिक है, जो कि इसी असम्बली से पास करता है। वैसे पीपल्स पार्टी के लिए ये साल कितना मुबारक रहा है कादिर भाई? 2024 में जरदारी साहब को सदारत दोबारा मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमने उनका बहुत ही अहम किरदार देखा है, उनके कुछ बयानात बहुत ही अहम रहे हैं। तो हाउ इज़ दिस फॉर पीपल्स पार्टी, कैसे रेट करेंगे आप?
जी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है आपका। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 2024 एक अहम साल इस वजह से भी है कि पाकिस्तान की तारीख में आसिफ अली जरदारी साहब पहला सिविलियन है जो दूसरी मरतबा वो सदर मुंतखब हुए हैं, और उसके साथ साथ आईनी तरमीम जो 24वीं आईनी तरमीम में जहां मुतफ़क्का तौर पे या इनडायरेक्ट पीटीआई को भी साथ ऑन बोर्ड लेके और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की कोशिशों से वो पास हुआ। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बचाने में भी इस साल में बड़ा अहम किरदार है। 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करती, गो कि ये सपोर्ट उन्होंने पहले पीटीआई को ऑफर की, पीटीआई ने वो ऑफर टुकरा दिया है। अगर पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी, न किसी जमात के पास नहीं थी, अगर पीपल्स पार्टी इन जमातों को सपोर्ट न करती तो ये हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती थी, ये असम्बली बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि जो है 2/3 अक्सरियत किसी पार्टी के पास नहीं। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ भी पीपल्स पार्टी का या खसूसी तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अहम रोल रहा है। और बाकी अगर ओवरऑल अगर आप देख ले कि पूरे असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स है या असम्बली की कार्रवाई है या उसके अलावा जो अफरा तफरी है उसके ऊपर जो ना वो पानी डालने का जो काम अगर किया है, तो मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी ने किया है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल रहा 2024 में सियासी हवाले से और सियासी पार्टियों के को यकजा करने के हवाले से, कानून साजी के हवाले से और मुख्तलिफ इशू को संभालने के लिए। ठीक है कादिर मंदोखिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, सो मच फॉर योर टाइम। और देखते हैं कि ये साल तो अब पूरा होने वाला है, अगले साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत में कैसा कैसा रंग दिखाता है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा ही रंग लाए और पाकिस्तान तरक्की पाए, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है, और कल एक बार फिर पाकिस्तानी फैंस को सदमा हुआ। ये सदमा पूरे साल हमने बर्दाश्त किया, कभी खुशी कभी गम की तस्वीर हमारी टीम बनी रही, और साल 2024 का एक अच्छा इख्तिताम हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि हम हार गए टेस्ट मैच। वी शुड हैव वन। पहले तो ये कि साउथ अफ्रीका को इस पोजीशन में आना नहीं चाहिए था, फिर हमारे बॉलर्स ने बड़ी अनथक मेहनत की, अनथक मेहनत के बाद यके बाद दीगरे, खुशी समझ ही नहीं आ रही थी। एक आउट, दो आउट, चार, एक बैक टू बैक 4 खिलाड़ी आउट हुए एडन माकरम के बाद। तो उसके बाद तो हमें लगा कि यार चलो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। हमारे पड़ोसी भी कल हमें सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हम जीतते तो उनकी राह जो है वो WTC की हमवार होती। खैर, दे आर डूइंग देयर पार्ट इन MCG, और हमने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही, ख़ास तौर पे मोहम्मद अब्बास के लिए, जिन्होंने जिसको कहते हैं अपनी पूरे दिल से बॉलिंग की, कंटिन्यूस बॉलिंग की, टू द फैक्ट के द ग्रेट शॉन पॉलक वो भी हैरान थे कि यार आप कैसे इतना लंबा स्पेल कर सकते हैं। लेकिन खैर उन्होंने लंबा स्पेल किया और वो स्पेल जो है इतना कारगर साबित हुआ कि साउथ अफ्रीका को नाको चने चबवा दिए। लेकिन चलिए, फिर हम क्यों फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच सके, कगीसो रबाडा से हम खा गए मार, इसी पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट नोमान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। नोमान, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत अच्छी और सुबह हो सकती थी लेकिन वो नहीं रही। हम पूरे साल का अहाता तो करेंगे लेकिन चले कल के पहले टेस्ट मैच से आगाज़ कर लेते हैं। ऐसा क्या हुआ कि माकरम समेत बाकी सारे बैट्समैन हमें नहीं खेल पाए और कगीसो रबाडा जो है उन्होंने आके वो कर दी? पिच डिफरेंट हो गई थी क्या लंच के बाद? देखिए, थैंक यू सो मच फर्स्ट अप फॉर हैविंग मी। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि हमारे कप्तान या फिर हमारा फील्ड सेट थोड़ा सा कंप्लेसेंट था, खास तौर पे कगीसो रबाडा के अगेंस्ट। एक चीज़ बड़ा नॉर्मल से ट्रेंड है कि अगर लेफ्ट हैंडेड बैटर खेल रहा है तो नॉर्मली जो खुरम शहजाद है उनका एंगल अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडेड बैटर बहुत अच्छा है। तो शायद थोड़ा सा कैप्टनसी का इशू था। और सेकेंडली एक हमारा मेजर फैक्टर हर बड़े मैच में रहता है, वो ये होता है कि हम टॉप ऑर्डर आउट करने के बाद थोड़ा सा लेड बैक हो जाते हैं। तो प्रोबेबली दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड यस्टरडे एज वेल कि हमने 8 आउट कर दिए 99 पर, उसके बाद आखिरी 50 रन थे, 2 विकेटें, दोनों नॉन रिकॉग्नाइज्ड बैटर्स हैं और हमने उनसे रन कंसीड कर लिए। तो शायद थोड़ा कैप्टनसी का मसला था हमारी तरफ से। वी शुड हैव ब्रॉट ऑन, हम जब 15-20 रन रह गए तो साइम को ले आते, हम बेहतर होता खुरम से बॉलिंग करवा देते वो और आमिर जमाल को फिर इंट्रोड्यूस किया। बट द फैक्ट के एक तो चले ना, आपका एक प्लान था, सेट प्लान था, और वो उस सेट प्लान के ही आपने 2 इन स्विंग 1 आउट, 2 इन स्विंग 1 आउट स्विंग, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेट प्लान चल रहा था।
ये हमने कब डिसाइड किया कि इस विकेट पे आके हम जो है वो कागिसो रबाडा को हाफ ट्रैकर मारना शुरू कर देंगे। उसने हाफ ट्रैकर पे पहले नसीम शाह को मारा और उसके बाद आमिर जमाल ने तो फिर तहस नहस कर ही दिया मामला। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो पूरे मैच में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मोहम्मद अब्बास वाज कंसिस्टेंट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि नसीम पहली इनिंग में कंसिस्टेंट थे, बट अब्बास वाज कंसिस्टेंट थ्रू आउट। तो एक फैक्टर बहुत मेजर नजर आया, जिस तरह आपने कहा कि लेंथ का इशू था, तो अगर आप लेंथ देखें तो थ्रू आउट अब्बास की ही लेंथ कंसिस्टेंट थी, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। चाहे पाकिस्तान में कायद आजम ट्रॉफी हो या इंग्लैंड का जो काउंटी सीजन है, वो 3-4 साल से हैम्पशायर के लिए कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं। तो जो लेंथ का प्रॉब्लम है, दैट हैज समथिंग टू डू विद द प्लेयर्स प्लेइंग T20 क्रिकेट ओवर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो शायद ये मेरा ख्याल है प्लान वही दिया गया था, लेकिन हमारे बॉलर सही तरह नसीम हो गया या फिर आमिर जमाल हो गया, वो प्लान बेहतर लेंथ पर बॉल करने का एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अच्छा, अब जैसे कि आपने भी कहा कुछ डिफरेंट किया जा सकता था। चलें, आप खुरम शहजाद को तो ला ही नहीं रहे ना, जो आपका पक्का बॉलर था, और अगेंस्ट कागिसो रबाडा हो सकता था कि वो कुछ बेहतर कर जाते। लेकिन हमने कल एक क्रंच मोमेंट पे, जो MCG में टेस्ट मैच चल रहा है, वहाँ पे जब जसप्रीत बुमराह और दीगर से भी आउट नहीं हो रहे थे पैट कमिंस, तो रविंद्र जडेजा को लगाया और उसने आते ही पहले बॉल पे कमिंस को जो है वो आउट कर दिया। हम भी कुछ ऐसा कर सकते थे, हमारे पास थे ना, सलमान अली आगा भी था, सैम अयूब भी था, एंड वो मेरे ख्याल से सऊद शकील भी थोड़ा बहुत आम रोल कर लेते हैं। कुछ कोई तो हम डालते ना कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाते। एब्सोल्युटली, बहुत आसान पैसेज दिया आपने मार्को यानसन को और रबाडा दोनों को। जो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, वो हम शान मसूद से मुतालिक अक्सर कहते हैं जी, वेल एजुकेटेड, वेल ग्रूम, गेम को रीड बहुत अच्छी तरह करते हैं। लेकिन अगर आप पहली इनिंग देखें, वहां पर भी आपने कॉर्बन बॉश थे और आखिरी जो है वो 3 बैटर से 110 रन कंसीड करवाए। यहाँ पर भी आप देखें तो वही आपने पैटर्न दिखाया कि आखिरी 2 बैटर से 50 रन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शान मसूद भी बहुत लेड बैक हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, आप साइम से करवा सकते थे। पहली इनिंग्स में आपने साइम का जो है वो एक्सपेरिमेंट करके देखा, उन्होंने ही आखिरी आउट करके दिया था आपको। तो कहीं ना कहीं ये इशू हमारी टीम में नजर आता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट पिंडी टेस्ट था, हमने 26 पे 6 आउट किए, वहां से हम मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया को 16 पे 4 आउट किए, वहां से हम मैच हार गए। तो ये स्टार्ट हमें मिल जाता है, बॉलर्स हमारा अर्ली ऑन काम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम वो ग्रिप नहीं पकड़ सकते। और अब इसमें सिचुएशन ऐसी भी है कि हमने देखा कि ये विकेट हल्का सा भी बॉल अगर वो लेंथ आगे कर रहे थे तो कैरी कितना ज़बरदस्त मिल रहा था। वी कुड हैव डन बेटर। कुछ लक हमारे साथ भी रहा, वो बेचारे बबूमा आउट नहीं थे, वो भी हुआ है, बट द थिंग्स गोज लाइक दिस। सो बैटिंग, अब ज़रा हमने बॉलिंग की तो बात कर ली, वो हार्ट ब्रेक रहा। बैटिंग में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। अभी राइट नाउ हम देख रहे हैं किस तरीके से पंत और जसवाल जो हैं वो फाइट आउट कर रहे हैं ऑन द लास्ट डे। ठीक है, वो बॉल भी खा गया अपने शोल्डर पे, वो खड़ा हुआ है पंत। लेकिन एक ऐसे मौके पे कि जब जो हमारे कामरान गुलाम वो पहली इनिंग्स में ही वॉज सेट, बहुत अच्छा कर रहे थे, हमने उनको, वो भाई साहब आगे बढ़े, उन्होंने बॉल हवा में कर दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, पहली इनिंग में हम अगेन वो 80 रन खा गए एक बॉलर से कि जो हमारी लीड हो सकती थी, साइजेबल लीड, उसको खुद हमने श्रिंक किया ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो नहीं रहा हमारा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, हमने पहली इनिंग दूसरी इनिंग में दोनों जगह हमारे बैटर्स ऐसे फुलिश मिस्टेक्स करके आउट हुए। कामरान गुलाम का आपने जिक्र किया, मैं बाबर की बात करूंगा, सेकंड इनिंग में 50 रन पर है, सेटल्ड है, 80-90 की पार्टनरशिप है। आपको वो प्रॉपर एक ट्रैप सेट किया, आउटसाइड ऑफ स्टंप विड्थ दी, लेंथ बॉल पर आप फील्डर के हाथ में खेल गए। फिर उसके बाद जिस तरह रिजवान आउट हुए, बहुत ही आप कह सकते हैं अगली डिसमिसल था, बहुत कैजुअल डिसमिसल था। सलमान अली आगा जिस तरह आउट हुए, तो कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में ऐसा लगा, जिस तरह आपने लैक ऑफ गेम अवेयरनेस का वर्ड यूज किया, कि जो गेम अवेयरनेस है वो स्पॉट ऑन होनी चाहिए। साउथ शकील की आप बारी देखें, बड़ी चांसलेस बारी थी उनकी, 84 उन्होंने किया, बट वो थ्रू आउट दी इनिंग्स बहुत क्लासी दिखे, बड़े
चांसलेस, बड़े फ्लॉलेस दिखे। तो हमारे बाकी बैटर्स को भी सीखना है कि अगर आपको स्टार्ट मिल रहा है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट स्टार्ट इनटू बिग रन्स। और पूरे टेस्ट मैच में इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैन ऑफ द मैच एडन मार्करम थे कि पहली इनिंग में आप उनकी बारी देखें बिल्कुल चांसलेस, दूसरी इनिंग में वो प्रोबेबली थोड़े अनलकी रहे कि वो बॉल थोड़ा बैठ गया था। तो वो आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट बताते हैं कि इन विकेट्स पर, साउथ अफ्रीका की इन विकेट्स पर बैटिंग एग्जैक्टली करनी कैसे है। जी वैसे नुमान 2024 जो है ना वो बड़ी बड़ी तब्दीलियों का साल साबित हुआ है। कहीं पे भी देख लें, सियासत में देख लें, इवन क्रिकेट में भी देख लें, साल का जो इख्तिताम है वो ही हमारा क्रिकेट में शिकस्त से हुआ। अब जो दूसरे टेस्ट मैचेस में आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजीज या टैक्टिक्स होनी चाहिए? देखिए आई बिलीव जो दूसरा टेस्ट है वो इट्स ऑन अ डिफरेंट पिच, इट्स ऑन अ डिफरेंट वेन्यू, तो शायद वहां पर आपके फास्ट बॉलर्स को इतनी ज्यादा हेल्प ना मिले आपके मीडियम पेसर्स को। प्रोबेबली पाकिस्तान कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीली जरूर करेगा दूसरे टेस्ट मैच में अपनी स्ट्रेटजी में। शायद वहां पर बैटिंग करना जो है वो केप टाउन की विकेट में थोड़ा ईजी है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा और प्रोबेबली एक कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आप देखेंगे कि वो आपकी टीम में आ सकते हैं। अच्छा, अगेन बात वहीं पे आ रही है नुमान, कैप्टनसी। हमने देखा कि वनडे में तो रिजवान की कप्तानी बेहतर रही, T20 में बट वो इतना बेहतर नहीं, और अगेन टेस्ट में दोबारा से आ रही है बात कैप्टनसी की। व्हाट्स द इशू? बिकॉज ऑब्वियसली कैप्टन तो वो प्लान लेके सेशन बाय सेशन उतरता है और उसने सेशन बाय सेशन ही लेके चलना होता है, बट आपको क्या लगता है कि क्या हम बहुत ज़्यादा जो हमें नोट्स मिलते हैं पीछे से हम उस पर स्टक हो जाते हैं, जैसे कि पहले भी होते आए हैं कि जो पेपर मिल गया उसी पे लगे रहो भाई, आगे पीछे नहीं करो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं चलते? यही प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कहीं और आ रहा है? जी और एब्सोल्युटली राइट। अब ये प्रॉब्लम बाबर आजम के साथ भी यही था, ये प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि शान के साथ भी यही है, व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंग टू माय एलिमेंट, बिकॉज शान उस तरह का बंदा नहीं है। वो डर्बीशायर को लीड करके आया, वो गैरी क्रिस्टन एकेडमी में कोचिंग लेकर आया, वो मिकी आर्थर के अंडर जो है उसने क्रिकेट खेली। तो विद शान मसूद आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रीटी डिफरेंट, बट वंस अगेन वो कहते हैं कि रंग में ढलना किस तरह होता है उसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो आप पाकिस्तान क्रिकेट देखेंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर में आके वो बिल्कुल यहीं के कल्चर में जो है वो इस तरह इसी कल्चर के रंग में ढल गए हैं। तो अब ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि वो इससे बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि बाबर भी वही टेक्स्ट बुक मिस्टेक करते थे कि जो उनको दे दिया गया पावर प्ले के बाद 7वां ओवर शादाब ने करना है, तो चाहे पिछले 3 ओवर में हारिस ने 4 आउट किए हो, वो नहीं करवाते थे हारिस ओवर, क्योंकि उन्हें कहा जाता था कि करवाना ही शादाब से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मैच अवेयरनेस का। करंट सिचुएशन में क्या फैसला लेना है बतौर कप्तान, आप सबसे बड़ी ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा विद शान में आखिरी बात कहूंगा कि शायद थोड़ा सा पीछे से उनकी बैटिंग का इशू है कि लाइक उन्हें ये कह दिया गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट हारने के बाद कि आप अब घर जा रहे हैं, आप अब कप्तान नहीं रहेंगे। उसके बाद उन्होंने 2 टेस्ट जीते, उनकी कप्तानी बच गई। अब वो यहाँ पर आए, फिर उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज थी कि अब एक आध हारेंगे, मेरी फिर कप्तानी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कप्तान को कॉन्फिडेंस और बैटिंग देके रखनी है। उसकी एग्जाम्पल मैं कल भी बैठा हुआ था एक जगह, मैंने यही बोला कि इंडिया की आप एग्जाम्पल देख लें, उन्होंने हैड इट बीन पाकिस्तान जहां गंभीर हारे 3 टेस्ट ऑन द ट्रॉट एज अ कोच, हटा दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैक करना पड़ता है अपने कोचिंग स्टाफ को, अपने कप्तान को, अपने प्लेयर्स को, ताकि उनके अंदर वो चीज़ बिल्ट इन रहे कॉन्फिडेंस की। चलें वो तो नमान देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने गंभीर की बात की, अब वहाँ इंडिया में भी नारे लग रहे हैं कि भाई हटाओ, और अगर ये आज ड्रॉ नहीं कर पाते ना तो फिर उनके मैं कर्टन्स देख रहा हूँ। आखिर में हमने एक बहुत ही अनवांटेड किस्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान अंडर सरफराज वॉज नंबर 1 T20 टीम, और इस साल हम सबसे ज़्यादा T20 हारने वाली टीम बन गए हैं। बांग्लादेश से हमने माशाल्लाह से ये रिकॉर्ड छीन लिया है। एज ए एक्सपर्ट क्या समझते हैं नुमान, कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं? बिकॉज T20 वॉज दिस सब कॉन्टिनेंट फोर्टे, पाकिस्तान का फोर्टे था T20 भाई। We are absolutely. अभी भी I believe Pakistan currently has the most number of wins overall in the history of T20 cricket, and the reason for that is कि हम ही T20 के इंग्लैंड के बाद पायनियर रहे हैं। पाकिस्तान में 2004-05 से T20 क्रिकेट हो रही है, बड़े बड़े T20 के हमने स्टार्स प्रोड्यूस किए। अब इशू जो आया है पाकिस्तान क्रिकेट में ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 years, इट हैज बीन प्रोबेबली द स्टबर्ननेस ऑफ आवर टॉप ऑर्डर। यानी आप बाबर रिजवान को तब्दील करना चाहते हैं तो वो तब्दील नहीं होते, अगर वो तब्दील नहीं हो रहे तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक, मॉडर्न डे के मुताबिक क्रिकेट खेल नहीं रहे। एक ये उनका बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंडली इशू इज विद पाकिस्तानी स्पिनर्स, यानी हमारे पास
टॉप ऑर्डर में तेज रन करने वाले प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास लोअर ऑर्डर में हिटिंग करने वाले प्लेयर्स नहीं है, और हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं कि हमारी T20 की टीम जो है वो डिक्लाइन पे चल रही है। अब से नहीं, तो पिछले 1.5-2 साल से हमारा ये बहुत बड़ा T20 का इशू है। आफ्टर 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हमने सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था दुबई में, उसके बाद से हमारी T20 की जो टीम है उसने इतनी जो है वो उड़ान नहीं भरी। और एग्जांपल आपके सामने, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारना, अब की बार वर्ल्ड कप में यूएसए से हारना, बायलैटरल सीरीज में आयरलैंड से हार जाना, जिम्बाब्वे से हार जाना, बांग्लादेश से हार जाना। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि हमारी टीम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रही, मॉडर्न डे टेक्निक अडॉप्ट नहीं कर पा रही। एग्जाम्पल आप देख लें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। संजू सैमसन 58 मैच में कोई 50 नहीं करते, अगले 3 मैच में 4 मैच में 3 सेंचुरी कर देते हैं। और उसमें नौमान ये भी है कि एक तो मॉडर्न डे अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं हम, और जो मॉडर्न डे हमारा खेलते हैं उनको हमने टीम से बाहर रखा हुआ है। चलें, लेट्स होप कि फ़खर जमान एंड द कंपनी के लिए 2025 अच्छा साल साबित हो सके। थैंक यू सो मच नौमान फॉर योर टाइम। पाकिस्तान जो है पहला टेस्ट तो हार गया है, अब लेट्स सी दूसरा टेस्ट जो है वो कैसे रहता है। बाय द वे MCG में बॉल ब्रेक होना शुरू हो गया है, ऑल आइज ओवर देयर एज वेल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसके वाले से भी बात करेंगे। बट अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ये साल भी अच्छा गुजरा होगा, और आने वाले साल की भी बात करेंगे। लेकिन ये जो साल अभी गुजरा है 2024, इसमें पाकिस्तान में सेहत के एतबार से भी एक बदतरीन साल रहा है, और वबाई अमराज में भी इजाफा हुआ, पोलियो केसेस में भी काफ़ी इजाफा हुआ, और वायरल तो बहुत ही हुए, बहुत ही ज़्यादा। ओ माय गॉड, चिकनगुनिया से लेके और बहुत सारे अस्पतालों की हमें कैपेसिटी का पता चला कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आउटब्रेक हो जाता है तो हम खड़े हुए कहाँ पे हैं। और फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको पता है कि अद्वियात की एलानिया कम, गैर एलानिया ज़्यादा, कीमतें बढ़ती रहीं। मजमूई तौर पे साल 2024 सेहत के एतबार से पाकिस्तानियों के लिए कैसा रहा। मंकी पॉक्स के 8 केसेस रिपोर्ट हुए, इसके अलावा मलेरिया के केसेस का रिपोर्ट होना, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जो तशवीशनाक थे ना वो थी सूरत हाल। एक तो जो वायरल आउटब्रेक हुआ चिकनगुनिया का और डेंगू का, उसने इस बार लोगों को बहुत तंग किया, और इसके साथ साथ जो जिस पे हम काबू पाने की बाद भी काबू नहीं पा रहे हैं, पोलियो सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल रही। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, माहिर वबाई अमराज प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, ये साल सेहत के एतबार से पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमने देखा कि एक तो जब आउटब्रेक हुआ चिकनगुनिया और डेंगू का, तो उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को इस बार परेशान किया है। एंड देन कमिंग टू द पोलियो, तो पहले तरह उस वायरल आउटब्रेक की बात कर लेते हैं। उस आउटब्रेक ने हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी का भी हमें सही से पता चलवा दिया कि जी क्या सिचुएशन है। तो कैसे समअप करेंगे आप ये जो डेंगू और चिकनगुनिया रहा इस साल? मौजूद पे बात अपनी शुरुआत की। यकीनन वबाई अमराज वक्त के साथ साथ बढ़ते भी चले जा रहे हैं, हमारे लिए चैलेंज भी बनता जा रहा है। जिन 2 अमराज की आपने बात की, डेंगू और चिकनगुनिया, इसका ताल्लुक मच्छरों से है, और हमेशा की तरह इस पे काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि जो मानसून बारिशों के बाद पानी जहाँ खड़ा रहता है, मच्छरों की अफजाइश होती है, उस पर काबू पाना पूरा साल ज़रूरत होती है कि पूरा साल हम उसकी तैयारी करें। हॉस्पिटल पे जब मरीज़ आ जाते हैं तो यकीनन जिस तरह आपने देखा प्रेशर और लोड बहुत बढ़ गया था, और उसको मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता। तो वबाई अमराज के लिए ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन पे फोकस करें, और आवाम समेत, हुकूमत समेत हम तमाम माशरे की ज़िम्मेदारी है कि पूरा साल जो है वो तैयार रहें और इन अमराज पे वक्त से पहले काबू पाएँ। जब बीमार बन जाए, हॉस्पिटल बढ़ जाए, तो उस वक्त उस पर काबू पाना फिर मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वक्त से पहले हिफाजती इक़दाम के ज़रिए इस पर काबू पाना ज़्यादा आसान हो जाता है। और हॉस्पिटल में फिर ये बीमारियाँ ऐसी हैं कि खून की ज़रूरत पेश आ सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो उसके लिए तैयारी पहले से ज़रूरी है। जी, वैसे डॉक्टर साहब एक और साल गुजर गया है और हम पोलियो को ही अभी तक जड़ से ख़त्म न कर सके।
यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। पोलियो हमारे लिए यकीनन एक ऐसा चैलेंज है जिसमें हमारी जो आलमी बिरादरी है उसमें हमारे लिए काफ़ी एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, क्योंकि काफ़ी ममालिक से ये बीमारी ख़त्म हो गई, सिर्फ 2 ममालिक रह गए। पाकिस्तान उसमें सर फहरिस्त है, क्योंकि अब बाकी 2 ममालिक में केसेस कम हो रहे हैं। पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है जिसमें केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो इसमें सोसाइटी का बड़ा रोल है, मीडिया आप लोग बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने तय कोशिश कर रही है, लेकिन एक एक पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाएं। जब तक वो वैक्सीन सब लोग नहीं पिलाएंगे तो ये बीमारी आसपास रहेगी। और इसमें काफ़ी लोगों की रिजर्वेशन है, कुछ वालिदैन की, तो उनकी रिजर्वेशन ख़त्म करना ज़रूरी है। और हुकूमत, सोसाइटी और माशरे की ज़िम्मेदारी है कि उनको कन्वेंस करे कि जब तक वो अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। और ये सिर्फ ना उन बच्चों में होगी बल्कि जो लोग आसपास हैं उनको भी इसका नुकसान हो सकता है। और आजकल इसका प्रेशर इंटरनेशनल लेवल पे भी हम पे बढ़ सकता है। तो ज़रूरी है कि ज़िम्मेदार शहरी के नाते तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे बर वक्त पिलाएँ। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो हमने देखी कि 2020 से लेके 23 ये के इस एरा में केसेस कम हो गए थे पाकिस्तान में, लेकिन 2024 में तो और ख़ास तौर पे 2024 के एंड आते आते हमने देखा कि रूरल पॉपुलेशन हो कि अर्बन पॉपुलेशन हो, केसेस बढ़े हैं, सडनली एक इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके पीछे क्या सिर्फ यही मुहर्रिकात हैं कि लोगों को शऊर नहीं है, या फिर जो हमने एक टबू क्रिएट किया हुआ है इसको हमने हलाल हराम का भी एक झगड़ा करार दिया हुआ है, या फिर कोई मैनेजरियल इशू भी आपको लगता है? इसमें कई फैक्टर है। कुछ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से डिस्प्लेस, क्योंकि ज़्यादातर लोग मूव करते हैं उनमें ये पाया गया है कि काफ़ी लोग बच्चे जो उनको वक्त पे बर वक्त ये कतरे नहीं मिल पाते या वो रेजिस्ट करते हैं इनके वालिदैन। तो कई फैक्टर हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये सिंगल डिजिट्स में आ गए थे नंबर और अब ये डबल से ट्रिपल पे जा रहे हैं। तो हमने अपनी कोशिशें मज़ीद इसमें हमजहत करनी है और मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे इसकी फिजिबिलिटी मैनेजरियल जो आस्पेक्ट है उस पर भी कोशिश करनी चाहिए। अवेयरनेस को मज़ीद बढ़ाना चाहिए और इसमें रिलीजियस जो हमारे लीडर्स हैं उनका भी बहुत अहम रोल है, तो उनको भी ऑन बोर्ड रखें। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उलमा है या जो अइम्मा है जो मस्जिदों में खुतबात देते हैं तो उनको भी ऑन बोर्ड करें, क्योंकि इसमें कतई तौर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक पेरेंट्स की रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होगी वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड रखा जाए। और ये एक बीमारी ऐसी जिसको ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। तो ये कुछ केसेस रह गए हैं, अगर हम इस पर सब लोग कोशिश करें, गवर्नमेंट का साथ दें तो यकीनन इसको ख़त्म किया जा सकता है। अभी तो नए नए बीमारियाँ आ रही हैं, नए नए लोग चैलेंजेस आ रहे हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं। और हमारे लिए काफ़ी अलमिया है कि हम इतने पुरानी बीमारी जो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है अब तक उसके पीछे लगे हैं, वो अब हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हो पाई है। अभी नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, H5N1 है, दुनिया भर में उसका एक चैलेंज सामने नमूदार हुआ है, उस पर कोशिश हो रही है। और पोलियो जैसे पुरानी बीमारी को हमारे मुल्क से बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, अभी आप आगाही की बात कर रहे थे, हमें ऑलरेडी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। अभी पोलियो की आगाही देख लें, चिकनगोनिया, पता नहीं और कितनी बीमारियां, हम अपने प्रोग्राम में अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ही काफ़ी जितनी आगाही फैला सकते थे हमने काफ़ी डॉक्टर्स को भी इनवाइट किया, अपने पार्ट से हम जो रोल प्ले कर सकते थे हमने करने की पूरी कोशिश की। आपको लगता है कि ये जो जितना वायरल सारी चीज़ें फैल जाती हैं और हो जाती हैं, क्या कहीं ना कहीं लोगों में आगाही की अभी भी कमी है? मैं सिर्फ पोलियो की बात नहीं कर रही, ओवरऑल हेल्थ के इश्यूज़ की बात कर रही हूँ कि क्या आगाही की कमी है या लोग अपने तौर से चीज़ों को बड़ा लाइटली लेने लगे हैं और दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। हेल्थ पर हमारा फोकस बहुत कम हो गया है, जिसकी शायद ये वजह है कि हर चीज़ एकदम से उभर कर आ जाती है, हर बीमारी उभर के आ जाती है। आगाही एक फैक्टर है, यकीनन आगाही, लेकिन सारी चीज़ें आगाही से भी ज़रूरी नहीं कि 100% कंट्रोल हो, क्योंकि इवन डेवलप कंट्रीज़ US में देखें कई वहाँ पे भी इस तरह के चैलेंजेस हैं। काफ़ी लोग जो आगाह भी है लोग, लेकिन वो वैक्सीन यूटिलाइज़ नहीं करते। पाकिस्तान में भी एक चैलेंज है। तो आगाही के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है कॉम्पिटेंसी की आती है कि हमारे जो इदारे हैं वो कॉम्पिटेंट कितने हैं, या हमारे लोग अगर आगाह हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं समझते। तो नेक्स्ट स्टेज पे हमें फिर जाना चाहिए कि
हम इसको ओन करें, इससे पूरे जो है सोसाइटी को हम ओन करें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि ये एक एक बच्चा जो हमारे मुल्क में है, हमारे शहरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है और उन तक पहुंचना, वैक्सीन का पहुंचना, वैक्सीन का पिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी और फ़राइज़ में शामिल है। तो इस सारे फैक्टर को अपना ओनरशिप देना चाहिए। ज़ाहिर बात है मीडिया अहम रोल प्ले कर रहा है और एक हद तक कर सकता है, लेकिन ग्राउंड पे जब तक जो हेल्थ का अमला है वो पहुंचता नहीं है और वालिदैन उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और बच्चों तक वो वैक्सीन पहुंचेगी नहीं, तब तक ये मसला हमारा अधूरा रहेगा। तो ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पर यकीनन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन पुरुमीद होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद थे और शहर के वाले से और भी बहुत सारी थी चीज़ें बात करने के लिए, लाइक जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, जो दिल की बीमारियों के मरीज़ हैं, उनकी तादाद और उसमें यूथ की तादाद एक बहुत बड़ी थी। अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। अब ज़रा मुल्क की मैशत की बात करें। हुकूमत ये कहने में हक़ जानिब है कि रवां साल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हुकूमत ने जब इकनॉमिक फ्रंट की बात की जाए, जून से नवंबर तक इन्फ्लेशन की जो रेट था वो 12.6% से कम हुई, 4.9% पर आ गई, सिंगल डिजिट में आई। शरह सूद भी जो है वो भी कम हुई है और साल के आखिर में सबसे अच्छा जो बेसिस पॉइंट 200 बेसिस पॉइंट्स में कमी हुई। इसके बाद जो इन्वेस्टर है उसका कारोबार में एतमाद बढ़ा है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वर के रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में कारोबारी एतमाद -5% था, जो मार्च अप्रैल के दौरान -14% रहा है। और तसल्ली बख्श सूरत हाल जो है वो अब आती जा रही है मुल्क की मईशत में। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ इस पर गेस्ट मौजूद होंगे बात करने के लिए। हमारे मईशत नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 2024 जो है बड़ा रोलर कोस्टर साल रहा। एक वक्त में हम पे जो है वो बैंकरप्सी की तलवार लटक रही थी, लेकिन फिर साल के आखिर में अब हम ये बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इतनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी। तो नदीम साहब कैसे देखते हैं पूरे साल को पाकिस्तान के लिए मईशत के एतबार से? जी, पिछले साल कुछ तो शुरू हुआ है काम इन द सेंस कि इन्फ्लेशन गिर गई है, स्टॉक मार्केट थोड़ी चढ़ी है और स्टॉक मार्केट बहुत छोटी, मैं बार बार कहता हूँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा IMF ने मान ली है हमारी बात, पर IMF प्रोग्राम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया वो हमारी नीड्स के मुताबिक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली टैक्स पर रिलाई कर रहा है। हमें अपना भी कोई काम करना है। हमारी कोई इस वक्त 40 बंदे चीन बैठे हुए हैं, चीन से पैसे मांगने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम पैसे अब क्यों मांग रहे हैं जबकि हमारे पास डेट लेने की कैफियत ही नहीं है। हमें डोमेस्टिक रिफॉर्म की तरफ आ रहा है। डोमेस्टिक रिफॉर्म कोई नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमने इस पर किताबें लिखी हुई है कि हमारा रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है। एफिडेविट लेके फिरो, अटेस्टेशन लेके फिरो, कागज़ लेके फिरो, ये काम ख़त्म होना चाहिए। नंबर 2 जो हमें बहुत अच्छी बातें 2024 में हुई है, ठीक है, कंपेयर टू 2023 दुनिया के लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं हुई है। ना हुकूमत छोटी हुई है, गवर्नमेंट ने बात की है, हुकूमत छोटी करने की कोई नहीं हुई। कमिश्नर बनी है पर कमिश्नरों से कुछ नहीं हुआ। नंबर 2 रेगुलेशन कोई नहीं, उस पर भी माशाल्लाह 10 कंसल्टेंट बैठे हुए BOI में, वो पता नहीं कितने $मिलियन ले रहे हैं पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक कोई चीज़ नहीं चेंज हुई। बातें बड़ी होती हैं पर कोई चेंज भी तो आए ना। मनमोहन सिंह जो अभी मरा है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, माशाल्लाह बड़ा ग्रेट आदमी था, उसने एकदम कर दिया था। हमें मिलेई ने एकदम कर दिया। ट्रंप में एलन मस्क वगैरह आ रहे हैं, वो एकदम करने लगे। हमें भी कोई ऐसी चीज़ करनी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अभी तक 8% बैठी हुई है जी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को ऊपर करना है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जब तक आपकी 20-25% पे नहीं जाती कुछ नहीं होगा। अभी हुकूमत को जो गोल बना लेना चाहिए वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कैसे ऊपर देगी। फॉरेन को भूल जाए, फॉरेन तब आएगी अगर डोमेस्टिक होगी। अगर डोमेस्टिक नहीं तो फॉरेन का भी कोई फायदा नहीं। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, जिस तरह भी बढ़ा सकते हैं। लोगों को कहें जाओ कारोबार करो, कुछ भी करो, हम नहीं पूछते। कारोबार करने दो ताकि लोग कारोबार से कुछ बनाएं इस मुल्क को। असल चीज़ होती है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। दूसरी जो चीज़ है कि गवर्नमेंट का साइज छोटा करें, खुदा के वास्ते। ये जो रोज़ एक नई एजेंसी बनाते हैं, अभी तो 4 एजेंसी नई बनी है, उसकी ज़रूरत नहीं। और ये जो जगह जगह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लग रहे हैं, PSTP को मैं 15 साल से कह रहा हूँ बंद कर दें। PSTP जो है पॉलिटिकल एक मजाक बन चुका है, उसके अंदर कुछ नहीं होता सिवाय पैसे ज़ाया होते हैं।
इसको बंद कर दें। कोई नया चीज़ भी, हम कोई नई चीज़ भी करें ना। देखें PSTP 1950 का निज़ाम है, आज 2024 में ये जेब नहीं देता। इसी तरह हुकूमत की जो पेपर फाइलिंग और ये जो दरबार वाली मीटिंग होती है 150 बंदा बैठ के, ये भी मुगलिया ज़माने की बात है। कोई नई बात तो करे ना। तो असल बात ये अच्छी बात है 2024 आगे चलने की बात है, हमेशा पीछे देखने की बात नहीं होती, आगे चलने की। 2025 परसों आ रहा है, हम क्या करेंगे उसमें? फिर यही करेंगे, भीख मांगेंगे और रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। जी नदीम साहब, वैसे अभी टैक्स के जो मामले हैं उस पर बिजनेस कम्युनिटी और इदारे अपनी जान छुड़ा लेते हैं, जिससे टैक्स का हदफ पूरा मुमकिन नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ IMF की शराइत पर भी पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका। तो कैसे आप देखते हैं कि क्या आने वाला साल जो है वो मज़ीद शराइत सख्त होने वाली है हम सबके ऊपर? जी, अगर हम गवर्नमेंट का साइज छोटा नहीं करते तो IMF को मैं ब्लेम नहीं करता। IMF ने हमें ब्लेम, मैं IMF के साथ 30 साल काम करता रहा हूँ। वो जिस मुल्क में कोई रिफॉर्म होता है वहाँ वो ठीक चलता है, जहाँ रिफॉर्म नहीं करने को तैयार वहाँ पर IMF कहते हैं टैक्स लगाओ। अब क्या करें? ये टैक्स हमारा पॉलिसी जो है बहुत बेवकूफ़ वाली पॉलिसी है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर FPR में कोई 50 कंसल्टेंट बैठे हैं। FPR को $1 बिलियन का लोन ले चुका है कंसल्टेंट्स के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने वो माशाल्लाह मराहत के लिए। बट खुदा के वास्ते निज़ाम तो ठीक करें, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस तरह करें, ये जो चीज़ है छोटी सी चीज़ है कि आप अपना वो क्या कहते हैं डिजिटाइजेशन कर लें, छोड़ दें FPR के ये जो बंदों को डिजिटाइजेशन करते हैं। और टैक्सेशन एक दिन में नहीं बढ़ती, हदफ मुकर्रर करना बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। टैक्सेशन बढ़ती है स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, जब गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस आ जाए, ट्रस्ट बन जाए बिजनेसमैन के साथ और लोगों के साथ। टैक्सेशन को बढ़ने दें स्लोली। पर टैक्स का निज़ाम ये 45% टैक्स लगाया हुआ है, 35% कॉर्पोरेट्स पे लगाया हुआ है, ये तो बेवकूफ़ वाली बात है। बाकी दुनिया में आप देखें टैक्सेस गिर रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं। तो टैक्स पॉलिसी पे जोर देने की जरूरत नहीं, जोर दें इन्वेस्टमेंट पे। जोर सबसे ज़्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इनको, इन्वेस्टमेंट पे। और ये नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट। हम लोग कहाँ जाएँ? जो मैं तो छोटा सा आदमी, मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, बट अगर हो तो मैं स्टॉक मार्केट में डालूँ, मर जाऊँ। मुझे बताएं, मेरे पास जितने मेरे रिश्तेदार हैं बेचारे ठीक है, उनकी थोड़ी सेविंग्स है, मैं उनको कह नहीं सकता स्टॉक मार्केट में, बिकॉज रिस्क बहुत ज़्यादा है। हालांकि उनको सबको स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, पर हमारे सेठ जो है उनकी कंपनियां जो है वो 20% स्टॉक मार्केट में डालते हैं, बाकी तो अपने हाथ में रखते हैं। या तो फिर पब्लिक की हेड बाई की ओन कंपनी जो गवर्नमेंट को कहा प्राइवेटाइजेशन करें थ्रू द स्टॉक मार्केट, वो थ्रू द स्टॉक मार्केट नहीं करते, वो सेठों के साथ मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें सोचने वाली है, पर हुकूमत तो सोचना भी नहीं चाहती। हुकूमत तो सिर्फ ये करती है, अपनी बड़ी बड़े दरबार लगाती है, उसमें बैठ जाती है, कंसल्टेंट से बात करती है। लोकल लोगों से तो गवर्नमेंट बात ही नहीं करती, लोकल इकोनॉमिस्ट, लोकल थिंकर तो गवर्नमेंट से बात ही नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ऊंचे घोड़े पर बैठी हुई है। जी नदीम साहब, इन्फ्लेशन हुकूमत जो इस वक्त जो अपना एक फ्लैग बेयरर के तौर पे अपना प्रोजेक्ट सामने ला रही है, और वो है इन्फ्लेशन रेट को डबल से सिंगल डिजिट में लाना, डू यू थिंक कि हकीकी तौर पे वो आवाम तक पहुंचा है? एक दूसरा, अगले आने वाले जो साल 2025 आ रहा है, क्या उसमें हम इसका आवाम तक फ़ायदा पहुंचते देखते हैं, यानी कि हमारी अशिया सस्ती हो सकती हैं क्या? देखिए जी, आवाम पे इन्फ्लेशन रेट का असर पड़ता है, ज़रूर पड़ता है, पर जो असल देखने वाली बात है वो रियल वेज है। ये वेज जो है, जो आम आदमी को तनख्वाह मिलती है, उसको इन्फ्लेशन से डिवाइड करें तो उसका क्या, वो उसका फ़ायदा होता है। आवाम की तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही, इन्फ्लेशन के 4 पे या 6 पे 10 पे हो, जितने भी हो, तनख्वाह बढ़े। तनख्वाह कैसे बढ़ेगी अगर बिजनेस नहीं हो रही? तनख्वाह कैसे बढ़ेगी? और दूसरी, अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं तो तनख्वाह कैसे बढ़ेगी? सरकारी घरों जो घरेलू नौकर जो उनकी तनख्वाह तो बढ़ ही नहीं सकती, बेचारों कहाँ से बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तनख्वाहें हैं ही नहीं। तो अगर हुकूमत इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की तरफ जाती, सिर्फ इन्फ्लेशन की तरफ देख रही है, इन्फ्लेशन ऑन अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी कैन नॉट हेल्प हुआ। पुअर हेल्प कभी हो सकती है अगर उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। मैं इस पर 10 साल से छोड़ना चाह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी तो बढ़ाओ भाई। बंदे को फॉर एग्जांपल बताइए, मैं आपको बताऊँ, हमने इस्लामाबाद में बड़ा लड़के खोखे लगवाए, बड़ी मुश्किलों से कुछ रिसर्च करके लड़ाई करके एक्टिविज्म करके खोखे लगवाए। अगला वो आया CDA का चेयरमैन, उसने तो गिरा दिए। भाई खोखे क्यों नहीं लग सकते मुझे बताइए? पूरे न्यूयॉर्क में लगे हुए, लंदन में लगे हुए हैं, हर जगह। आप आवाम को खोखे ही लगा देते। आप जहाँ वो खोखे लगा देते, आप अंडरपास बनाते, फ्लाईओवर बनाते, अंडरपास फ्लाईओवर से खोखे नहीं लग सकते। तो हमें अंडरपास फ्लाईओवर जो हम कर्जा लेके बनाते हैं, इस निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा। ये बड़ा बेवकूफ़ वाला निज़ाम है। ये कर्जे लेके कोई अंडरपास और फ्लाईओवर नहीं बनता।
अब कर्जे लेके हम चले हैं वो ML1 बनाने, भी ML1 की हमें जरूरत है इमीडिएटली। 10 साल वेट कर लें, पहले इकोनॉमी तो ग्रो करे। इकोनॉमी को आप ग्रो नहीं करना चाहते, इकोनॉमी 3% पे ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन भी 3 पे कर रही है, तो फिर क्या फायदा होगा? इन्फ्लेशन से कुछ भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन कम हो जाए, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमी एक ही बराबर ग्रो करे तो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन गिर भी जाए तो कोई फायदा नहीं। हमें इंडिकेटर्स ही गलत देखते हैं, इंडिकेटर्स ही हम गलत देखते हैं अनफॉर्चुनेटली। ना हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं, ना हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, ना हम एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। हम इंडिकेटर सिर्फ इन्फ्लेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, विच आर फॉल्स इंडिकेटर्स एज फार एज आई कैन सी। फिस्कल डेफिसिट आपका कंट्रोल नहीं होता। आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज अभी तक बैठे हुए, और चले यार स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को बंद करके तो दिखा दे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, प्लीज हुकूमत को कहे एक सरकारी बंदा तो फायर करके दिखाए, एक इदारा बंद करके दिखाए। मेरा छोटा सा इदारा था PID, मैंने 10 बार सेनेट को भी कहा, प्लानिंग मिनिस्टर मैंने बंद कर दो इसको यार, वो उसको भी नहीं बंद कर सकते थे। हजारों इदारे यहाँ बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल काम नहीं करते, पर उनकी नौकरियां लगी हुई हैं। हमने हिसाब लगाया, एक सरकारी चपरासी की जो है वो क्या कहते हैं कॉस्ट ओवर लाइफ टाइम 3-4 करोड़ आ जाती है। आप सोचिए क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं। और हर पॉलिटिशियन सोचता है मैंने अपने जो वो है मेरे सपोर्ट है उनको सरकारी नौकरी देनी है, तो सरकारी नौकरी देनी है, फिर आपको मुझे टैक्स देना है और फिर इन्फ्लेशन गिरेगी। एब्सोल्युटली नदीम साहब, आपने जो पूरा मॉडल है ना वो हमारे सामने रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि किसी को होश आए और उस मॉडल को चेंज करे, वरना तो सिर्फ हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को ही बूस्ट करते रह जाएंगे और पल्ले हमारे कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। तो साल 2024 मीशत जो है वो नैया उसकी डोल रही थी, किसी तरह सहारा तो दिया, लेकिन ये सहारा परमानेंट नहीं रहा, टेम्परेरी रहा। परमानेंट हम 2025 में क्या अपनी मीशत का इस्तेहकाम देखेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब ये वक्त बता रहा है कि ब्रेक का वक्त हुआ चला जाता है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। मौसम की अपडेट्स के साथ मैं हूं सोनिया सुंदर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जाते जाते दिसंबर में मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। स्कर्दू में गुज़िश्ता रोज़ बर्फ़बारी जारी है, जिसकी वजह से पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है, यानी कि शदीद सर्दी। और इसके साथ ये मुल्क का शदीद तरीन सर्द इलाका बन चुका है। बर्फ़बारी के बायस स्तूर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फ़बारी के बाद सयाहों की जो आमद है वो जारी है, जबकि बलूचिस्तान के शुमाली अज़ला में भी शदीद तरीन सर्दी है। पंजाब और इसके KPK के मुख्तलिफ अज़ला में सर्दी के साथ साथ शदीद धुंध भी देखी गई है। धुंध का शदीद राज है, जिसके बायस काफ़ी मोटरवेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब भी बलूचिस्तान के शुमाली अज़ला में शदीद सर्दी के बायस लोग जो हैं वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। अगर शहरों के दर्जे हरारत की हम बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो दर्जे हरारत है वो मिनिमम दर्जे हरारत होगा 10 और मैक्सिमम जाएगा 27 तक। आसमान जो है वो साफ़ रहेगा, स्काई क्लियर रहेगा। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद की जानिब। हैदराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 11 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। मीरपुर ख़ास की बात करें तो मीरपुर ख़ास में आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है 10 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। बात करें अगर नवाबशाह की, तो नवाबशाह में आज मिनिमम दर्जे हरारत जो रहने वाला है टेम्परेचर -7 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक। यहाँ पर भी स्काई जो है वो क्लियर रहेगा, सूरज चमकता रहेगा। लेकर चलते हैं आपको लाड़काना की जानिब। तो लाड़काना में जो आज मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 6 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक। स्काई यहाँ पर भी क्लियर रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको गवादर की जानिब। तो गवादर में आज बादलों का राज रहेगा और साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 16 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक। बात करूं अगर क्वेटा की, तो क्वेटा में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 1 और मैक्सिमम जाएगा 16 डिग्रीज तक, जबकि सूरज जो है वो चमकता रहेगा। मुल्तान की अगर मैं बात करूं तो मुल्तान में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। साथ ही मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो जाएगा 20 डिग्रीज तक। लाहौर लिए चलते हैं आपको। जो लाहौर का आज टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है -4, क्लाउडी रहेगा और साथ में जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा वो जाएगा 16। उसके बाद बात करेंगे फैसलाबाद।
फैसलाबाद में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा आज 5 और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। शहर इक़्तिदार की बात करूं यानी कि इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 4, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है और मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 18 डिग्रीज तक। वहीं के पड़ोस की बात करें मरी की, तो मरी में आज जो मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है वो है 3, बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर और मैक्सिमम जाएगा 12 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको पेशावर की जानिब, तो पेशावर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है वो है 3, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान, मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 18 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको मुजफ्फराबाद में, तो मुजफ्फराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है वो है 4 और मैक्सिमम जाएगा 19। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। और अगर स्कर्दू की बात करें तो स्कर्दू में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है -11 और जो मैक्सिमम है वो है -3। और स्नो तो बहरहाल रहने वाली है, बारिश तो क्या होगी खैर, लेकिन ये कि स्नोफॉल जो है वो रहने का इम्कान है। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स हमारे मुल्क की। लेकर चलते हैं आपको प्रोग्राम के बकिया हिस्से के जानिब। फैसल, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनिया। और अब हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी खातून से कि जिन्होंने पाकिस्तान में तारीख़ रकम की है। ये कहना तो अब थोड़ा सा क्लीशे होता जा रहा है कि पाकिस्तानी ख़ातीन किसी से भी पीछे नहीं है। महविश अनवार, उन्होंने कौमी एयरलाइन PIA की पहली खातून फ्लाइंग स्पैनर बनने का एजाज़ अपने नाम किया है और पहली फ़्लाइट कवरेज कामयाबी से उन्होंने अंजाम दी है। महविश की गैर मुतज़लज़ल लगन, मेहनत और जज्बे ने मिसाल कायम की है। इस्लामाबाद से सक्कर की पहली कामयाब फ़्लाइट उन्होंने मुकम्मल की। तो आपको मिलवाते हैं महविश अनवार से, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि भाई ये स्पैनर जो होता है, फ़्लाइंग स्पैनर, ये क्या होता है, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, और वो पाकिस्तान की पहली खातून फ्लाइंग स्पैनर हैं तो उस पर वो कैसा फ़ील कर रही हैं। तो महविश अनवार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक रेयर अचीवमेंट आपने माशाल्लाह से हासिल की है। तो पहले तो ये बताएं कि इस अचीवमेंट पे आपकी फ़ीलिंग कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अचीवमेंट नो डाउट मेरे लिए बहुत बड़ी है ये, और बहुत अच्छा एहसास है नो डाउट इस पे। और फ्लाइंग स्पैनर बेसिकली हमारे एविएशन में टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उन इंजीनियर्स के लिए जो फ़्लाइट कोई कंपनी करके अवे फ्रॉम द बेस जाते हैं एयरक्राफ्ट के साथ, और वहाँ पे जहाँ पे ग्राउंड सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती है, ग्राउंड सपोर्ट एज अ मेंटेनेंस सपोर्ट जहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पे एयरक्राफ्ट के प्री फ़्लाइट चेक्स परफॉर्म करते हैं और फिर एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करते हैं फॉर नेक्स्ट फ़्लाइट। ओवरऑल नो डाउट ये एक चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन आपको इस तरह से ट्रेनिंग्स ऑलरेडी दे दी जाती हैं जिसको करने के बाद आप काफ़ी बेहतर उस पर परफॉर्म कर लेते हैं। आपको तमाम सेफ्टी के पैरामीटर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए एयरक्राफ्ट को चेक करना होता है ताकि नेक्स्ट फ़्लाइट वो खुश उसलूबी से अंजाम दे लें। अच्छा, वैसे महविश, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई भी टफ़ है और फील्ड भी काफ़ी टफ़ है, ख़वातीन जो है इस तरह की फील्ड में कम ही आती हैं। आपका कैसे आना हुआ? आपको शौक़ था, फैमिली में कोई था या किसी से आप इंस्पायर्ड थी? फैमिली में तो ऐसे नहीं थे, लेकिन मैंने जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो उस वक़्त ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे किसी टेक्निकल जगह पे अच्छी सी जगह पे जाके मुझे कुछ बेहतर और अच्छा परफॉर्म करना है। तो उस पे नो डाउट कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उस पे आई थिंक मुझे जो लगता है कि उनकी सपोर्ट के बगैर मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच सकती थी। ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए महविश मैं जानना चाहूँगा कि हमारी जो एविएशन की फ़ील्ड है, बच्चे उसमें बहुत कम जाते हैं। मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने एक एजाज़ हासिल किया, द फर्स्ट पाकिस्तानी फ्लाइंग स्पैनर, आप एनकरेज करेंगी बच्चों को कि भाई सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग एक फ़ील्ड नहीं है, एविएशन की इतनी वास्ट फील्ड है, राइट फ्रॉम बीइंग अ क्रू कैबिन टू द इंजीनियरिंग एंड टू द ग्राउंड स्टाफ। तो प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करें कि भाई इधर भी आएँ, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त फील्ड क्रू एज वेल। यस यस, प्लीज़ गो ऑन। जी बिल्कुल। हमारे पास अगर आप देखें तो PIA में ओवरऑल फ़ीमेल्स की रेशो काफ़ी ज़्यादा है,
लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे फ़ीमेल्स की रेशो बहुत कम है। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे भी फ़ीमेल्स इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ में कम आती हैं इस फील्ड में। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर रेशो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए तो आपको इंडस्ट्री में भी ज़्यादा फ़ीमेल्स नज़र आएंगी। और थोड़ा सा मुझे जो फ़ील होता है कि थोड़ी सी हमें मज़ीद लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है, मज़ीद इस पे इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि इस फील्ड में नो डाउट बहुत पोटेंशियल है। और आप देखेंगे कि बहुत कम फ़ीमेल्स हैं, लेकिन जितनी भी फ़ीमेल्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पे। जी महविश, मैं आपसे ये सवाल करने ही वाली थी कि जिसे कहते हैं ना आगाही, वो करियर काउंसलिंग कहलाती है। तो करियर काउंसलर्स होने चाहिए मेरे ख्याल से, वो बच्चों को बताएं कि भाई सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं, आप ये भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बेसिकली यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा डेजिग्नेशन एग्जैक्टली जो हम कहते हैं कि वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। आप एक तो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी से डिग्री लें और फिर आप कोई भी आप मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लें। और अगर इसके अलावा एक दूसरा रास्ता ये होता है कि आपने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स आपको एविएशन के वो करवाते हैं। तो वहाँ से वो ट्रेनिंग करने के बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो उसके बाद आप भी इस स्टेज तक पहुँच सकते हैं। सही। मैंने अगर मेरा देखा जाए तो मैंने करियर अपना बेसिकली स्टार्ट किया, मैंने इंजीनियरिंग बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया एयर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैंने PIA ज्वाइन किया। फिर मीनवाइल मैंने MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नस्ट से किया। तो बेसिकली ये है कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जब पता चल जाती है कि भाई आपको ये पाथ इस तरह से फॉलो करना है तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। और महविश, अब ज़रा आपकी फ़ील्ड के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जहाँ पे ग्राउंड सपोर्ट जिन जगहों पे नहीं होता वहाँ पे आपका काम होता है। इसको थोड़ा सा एक लेमैन के लिए और सिंप्लीफाई कीजिएगा कि आपका काम सिर्फ ग्राउंड पे उसको चेक करके उसको फ़्लाइट रेडी, फ़्लाइट वर्दी करार दे के उसको रवाना करना होता है, या फिर खुदा ना खास्ता कोई ड्यूरिंग फ़्लाइट सिचुएशन आ गई तो उसको भी आप हैंडल करती हैं, और क्या क्या सिचुएशंस आती हैं ड्यूरिंग फ़्लाइट? अच्छा, बेसिकली हमारा काम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का काम ग्राउंड की सपोर्ट के रेफरेंस से ही होता है। सही। और ड्यूरिंग फ़्लाइट बेसिकली जैसे पहले कॉन्सेप्ट था फ़्लाइट इंजीनियर का, तो अब वो इतनी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑलरेडी एयरक्राफ्ट में हो चुकी है कि फ़्लाइट इंजीनियर का कॉन्सेप्ट उस लिहाज से कम हो गया है। और उस रेफरेंस से ये होता है कि आपके कॉकपिट क्रू के चेकलिस्ट्स अवेलेबल होती हैं और वो अपनी चेकलिस्ट को ड्यूरिंग फ़्लाइट फॉलो करते हैं। फ़्लाइट इंजीनियर या फ्लाइंग स्पैनर आप कह लें, फ्लाइंग स्पैनर बेसिकली हम टर्मिनोलॉजी उस इंजीनियर के लिए यूज़ करते हैं जो कि कंपनी करके एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे ग्राउंड सपोर्ट, मतलब वहाँ पे आपके पास ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट इंजीनियर या इंजीनियरिंग की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, तो वहाँ पे फिर एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करना और एयरक्राफ्ट के प्री फ्लाइट चेक्स करना, और अगर कोई उसमें कोई ख़राबी है तो उसको ठीक करना। तो नो डाउट ये एक चैलेंजिंग जॉब है, और लेकिन वही बात कि आपको इनफ ट्रेनिंग्स दे दी जाती हैं कि जिसको करने के बाद आप इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। अच्छा, वैसे महविश अभी तक कौन सा ऐसा टफ़ चैलेंज आपने फेस किया है, इसमें बताएं ज़रा, हमारे साथ शेयर करें। बेसिकली अगर देखा जाए तो फ़ीमेल्स के लिए तो पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी फील्ड में चैलेंजेस आते हैं, और मेरे लिए आई थिंक आई एम लकी इनफ कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, मेरे जो कोलीग्स हैं और हमारी मैनेजमेंट PIA की वो बहुत सपोर्टिव रही है। तो उस लिहाज से चैलेंजेस आपके, अगर आपके साथ सपोर्ट शामिल हो जाती है तो चैलेंजेस आपके थोड़े से बेहतर हो जाते हैं।
और मेरे ख्याल में हम आपके पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर आप किसी भी लेवल तक कोई अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया महविश आपका, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप यकीनन एक रोल मॉडल हैं। आपको देख के बहुत सारे लोग इस फील्ड की तरफ मजीद राग़िब होंगे, तो थैंक यू सो मच। तो जनाब ये थी महविश अनवार, हमने आपसे कराई मुलाकात। अब ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं जी, जल्दी से ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वैसे साल 2024 जो है, जो ऑलमोस्ट गुजर ही गया है, 2 दिन ही रह गए, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मायूस कुन जो है वो साल रहा है। एक भी ऐसी मूवी नहीं थी जिसने मिसाली बिजनेस किया हो वैसे, जबकि 2023 में मौला जट रिलीज़ हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री उसके बाद बड़ी ऊपर चली गई थी। हमने सोचा कि मज़ीद मूवीज़ भी आएंगी, अच्छी ग्रूम करेंगी, सिनेमा जो है वो भरेगा, लोग आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बाय द वे फिल्म्स आई भी, उसमें मस्तानी थी, इसके अलावा उम्रो यार थी, दगाबाज जैसी, हाँ, तो यू नो पूरी एनिमेटेड नहीं थी, VFX मूवी। अच्छा, VFX। बट द सिचुएशन इज़ के वो चीज़ एक्सपेक्टेशन को लिव अप नहीं कर सकी। अब ऐसा क्यों रहा? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं फिल्म क्रिटिक कामरान जावेद साहब। कामरान साहब को वेलकम करते हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2024 में पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री कैसा, उसको आप रैप अप करेंगे? एक भी ऐसी फिल्म नहीं थी कि जिसने मिसाली परफॉर्मेंस दी हो। मौला जट ने आपको 22 के अंदर बिजनेस दिया, 23 में बिजनेस दिया, 24 में दिया, और अभी तक मौला जट चल रही है इन पाकिस्तानी सिनेमा। तो दैट टेल्स यू अबाउट द पावर दैट अ गुड मोशन पिक्चर हैज एट द बॉक्स ऑफिस। क्योंकि इतना लंबा अरसा चलना, इस मौला जट क्यों चल रही है, बाकी फिल्म क्यों नहीं चल रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, बिकॉज मौला जट वॉज अ बेटर फिल्म। हम मल्टीपल टाइम्स इसी शो में वाले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा, मगर दैट डज नॉट मीन कि फिल्म्स ऐसी नहीं आई जिन्हें बॉक्स ऑफिस के ऊपर बिजनेस नहीं करा। 2023 के अंदर, बल्कि 2024 के अंदर, जिस साल की हम अभी भी बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपके पास दगाबाज दिल आई है। दगाबाज दिल, इफ़ यू आस्क मी, स्टिल द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर। सही, इट इज़ not the best of films, but it is quite an adequate film. In fact, in some regards, अगर आप पूरा साल देखें, with exception to the Glass Worker, it might be the second best film of the year. अच्छा, ऐसा नहीं है कि और भी अच्छी फिल्म्स नहीं आई। नाबालिग अफराद आपके पास आई है, that film I liked very much. आपके पास नायाब आई है, yes, नायाब did quite well. नायाब was another good movie. मगर the thing is, एक gradual decline पूरी इंडस्ट्री के अंदर। 2023 के अंदर आपके पास कोई 17 से 18 रिलीज थी, इस साल 13 है। तो नंबर ऑफ फिल्म्स की प्रोडक्शन कम हुई हुई है, ऑडियंस फुटफॉल के ना होने की वजह से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स साल सवा साल में जो फिल्म बना रहे हैं वो पिछले साल में इस साल का ट्रेंड देखते हैं और दे गेट स्कैर्ड, एंड फिल्म्स आर एक्सपेंसिव बिजनेसेस। तो इस साल का बॉक्स ऑफिस भी ख़राब है क्योंकि इस साल की फिल्म्स इनएडिक्वेट है। ये सबसे बड़ी रीज़न है पाकिस्तानी सिनेमा के डाउनफॉल की, और उसका जवाब बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी है। द आसान आंसर इज कि मेक गुड मूवी, बट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ गुड मूवी, बहुत बड़ा सवाल है। सो आई मीन, सबसे पहला इसके अंदर जवाब और सबसे आसान जवाब ये होता है कि कहानी अच्छी होनी चाहिए, मगर सिर्फ कहानी से बात नहीं होती। अभी मैं हाल ही में बहुत सारी पुरानी फिल्म दोबारा रिविजिट कर रहा हूँ, 80s 90s, स्पेशली 90s के हॉलीवुड की मूवीज़, क्योंकि हॉलीवुड भी अच्छी कोई फिल्में नहीं बना रहा। मगर जब आप देखते हैं तो दो स्टोरीज आर सिंपल, इट्स हाउ यू मेक देम, एंड द ऑडियंस आर सो इंटेलिजेंट। वन ऑफ द रीजंस व्हाई द सिनेमा दिस ईयर didn't work at all is that the audience does not care about inadequate productions, inadequate stories, those things that वो उनको ट्रेलर से अंदाजा हो जाता है कि यार ये सही है, इसके ऊपर मैं पैसे क्यों खर्च करूं। बिल्कुल। वैसे एक तासुर ये भी है कि जब फिल्मों को सिनेमाज ही नहीं मिलेंगे तो बिजनेस कैसे जनरेट होगा। बड़े सिनेमा घरों के महंगे टिकट्स जो होते हैं वो मिडिल क्लास को सिनेमा लाने से रोक रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, आजकल के महंगे ज़माने में 1000 रुपये का टिकट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। या 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले अगर हम ये सवाल करते, ये हमारी डिमांड होती कि टिकट प्राइसेस कम कर ले, तो ये समझ भी आता था। और 2 साल पहले, 3 साल पहले भी वही टिकट प्राइस था। जो टिकट प्राइस अभी 1000 रुपये का है वो 2 साल पहले भी 1000 रुपये का था। तो इन्फ्लेशन तो 2 साल कहीं से कहीं पहुँच चुका है। 1000 रुपये का टिकट तो कहीं नहीं गया ना। 2 साल या 2.5 साल पहले, कोविड से पहले, आप अगर कोई फैमिली मील किसी भी रेस्टोरेंट से मंगाते हैं या किसी फ्रेंचाइज से मंगाते हैं, मैं फ्रेंचाइज का नाम नहीं लेना चाहता, मगर दैट फैमिली मील वुड कॉस्ट यू 4,000-5,000 रुपीज़। अच्छा, दैट अमाउंट राइट नाउ इज 6,000 to 7,000, right?
आप ऑल्टरनेटली सिनेमा की टिकट देखें तो वो भी तकरीबन 4000 रुपए थी, वो भी 4000 रुपए, तो इट्स इक्विवेलेंट इन दैट रिगार्ड ना। बस फैमिली मील के साथ ये होता है, खाने के साथ ये होता है कि वो आपकी मर्जी का फूड होता है, सही ना। अगर आप खाने बाहर अब तो डिनर करने जाते हैं, डिनर भी 5-7 हज़ार रुपए में नहीं होता, तो दैट्स अनदर थिंग। हाँ, डिनर करने के बाद अगर कोई नई जगह पे जाएंगे तो वहाँ का खाना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। द सेम एनालॉजी अप्लाइज टू द फिल्म एज वेल। फिल्म अच्छी भी हो सकती है, फिल्म बुरी भी हो सकती है। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के अंदर एक बात है कि वो कोई एक आपके पास होता है ना कि यू कैन से कि ट्रेलर में आप देख के कह सकते हैं कि फिल्म बेहतरीन होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, और वो वही निकलती है। तो ऑडियंस को पहले से अंदाजा हो जाता है कि ये इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस आउटिंग पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। तो टिकट प्राइसेस का इतना बड़ा इशू नहीं है, द मेन इशू इज़ विद द कंटेंट। सेकंड बात ये आ जाती है कि देखिए सिनेमा घर्स का कम होना तो अब ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। देखिए जैसे एट्रियम सिनेमा कराची में बंद हो गया, आपका कैप्री बंद हो गया क्योंकि लो फुटफॉल्स। इंटरनेशनल फिल्म्स भी आप देखें, जब से बॉलीवुड फिल्म्स बंद हुई तब तो ग्रेजुअल डिक्लाइन था, मगर बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स बार-बार डिमांड करते थे इंडिया की फिल्में रोकें, इंडिया की फिल्में रोकें। क्या फ़ायदा हुआ? इंडिया की फिल्म्स रुकी, आपने तो डिलीवर नहीं करा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। राइट। पॉइंट नंबर 2, इंटरनेशनल फिल्म्स के अंदर भी एक बहुत बड़ा हिट आया है क्योंकि आपकी बड़ी फ्रेंचाइजेस जैसे मार्वल की मूवीज़, जैसे डीसी की मूवीज़, उन लोगों को भी झटका पड़ा है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से कुछ झटका पड़ा है। तो देव टेकन अ बैक सीट। वहाँ पर भी इंटरनेशनल रिलीजेस कम हो गई हैं, बड़ी फ्रेंचाइजेस पिटी है। अच्छा कमरान, अब मुझे इस पे 2025, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, साल 2024 में मजमूई तौर पर फिल्म्स कितनी आई और क्यों ज़्यादातर फिल्म्स पंजाबी और पश्तो ज़बान में रहीं? क्या लोगों को सिनेमा लाने में नाकामी की एक वजह ये भी नहीं कि साल 2024 में उर्दू ज़बान में फिल्म्स बहुत कम थीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पश्तो पंजाबी लैंग्वेज फिल्म्स ज़्यादा नहीं आई। 2023 के अंदर आपके पास 17 से 18 रिलीजेस थी, 2024 के अंदर 13 रिलीजेस। तो और उसमें से भी 90% ऑफ द कंटेंट इज उर्दू, सही है ना। आपको पता ख़वास दिल भी उर्दू है, उम्र यार भी उर्दू है, मस्तानी भी उर्दू है, नाबालिग अफराद उर्दू है, टकसाली गेट इज उर्दू एंड स्लाइटली बिट ऑफ पंजाबी। तो लीच अभी ग्लास वर्कर वो तो डुअल लैंग्वेज है। नायाब, सही है ना। एंड पोपे की वेटिंग इवन दोस फिल्म्स जो पंजाब में सेट होती हैं, दे डू नॉट कैरी द पंजाबी लैंग्वेज, दे माइट कैरी द पंजाबी एस्थेटिक। तो और पश्तो ज़बान नहीं कोई रिलीज नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो फिल्म्स हैं, जो पंजाबी लैंग्वेज फिल्म्स हैं, जो इंडियन पंजाबी आप कह सकते हैं दैट आर मेड इन द यूके, वो पाकिस्तान में ज़्यादा आई हैं और वो ही चल रही है। वो पाकिस्तान की करामत इसमें कुछ भी नहीं है, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट वो आ रहा है और वो रेजोनेट कर रहा है, वो ऑडियंस उसके लिए तैयार बैठी है। उसको अगेन एवरेज पाकिस्तानी फिल्म का जो इस साल बिजनेस है वो 1 से 3 करोड़ रुपए रहा है। आपने भी बात की ज़बान के ऊपर ना कि मूवीज़ जो हैं वो इन ज़बानों में बनी है, उर्दू में भी बनी है, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये जो फिल्म का सब्जेक्ट है ये कौन डिसाइड करता है? पाकिस्तानी राइटर्स का जो स्टोरी बोर्ड है वो हमेशा क्यों इतना वीक होता है? अगर हम अपने पड़ोसी में देखें ज़रा भारत में, तो भारत में जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, उनको हाईलाइट किया जा रहा है और शायद यही वो अवामी मसाइल होते हैं जो अवाम देखना चाहते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फिल्म की स्टोरी घूम फिर के वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट तक आत्महदूद रहती है, ऐसा क्यों? अच्छा जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सही है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास वर्कर एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। नाबालिग अफराद, सॉरी, दैट इज़ अगेन एक कमिंग ऑफ एज फिल्म अबाउट 2 यंगस्टर्स। तो ये कमिंग ऑफ एज फिल्म अबाउट 2 यंगस्टर्स, ये तो ज़ाहिर बात है दिस इज़ अ वेरी नोवेल कॉन्सेप्ट दैट हैज़ येट टू बी एक्सप्लोर्ड, स्पेशली जब आपकी कास्ट आशिर वजाहत जैसे कम उम्र के एक्टर्स के साथ हो रही है। तो ये भी आपके पास हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट। रही बात स्टोरी बोर्ड की, आई बिलीव यू आर सेइंग कि स्टोरीज एंड आइडियाज। तो इशू इस बात का ये है कि देखिए पाकिस्तान हमेशा डेफिसिट रहा है इन आइडियाज, मगर सो एक बात आई बिलीव is that not everyone is cut out to be a filmmaker. I'm being very blunt about it. पाकिस्तानी अवाम को भी ये पता चल चुका है, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को भी पता चल चुका है। सिर्फ कुछ हैं who can actually do that और वो भी ट्रायल एंड एरर से सीख चुके हैं बात। अब प्रोड्यूसर इस बात पे डर जाता है कि भाई अगर 10 करोड़ 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, देखिए ड्रामा इज मेड एट हाफ द कॉस्ट ऑफ अ रेगुलर एवरेज फिल्म, तो इसका मतलब एक फिल्म का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, तो इसलिए प्रोड्यूसर उस रिस्कियर प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाता, तो वक्त की कमी है कामरान साहब, लेकिन सो मच फॉर योर टाइम।
तो 2024 जो है वो फिल्म्स के लिए तो इतना अच्छा नहीं रहा। होपफुली 2025 जो है पाकिस्तान की फिल्म्स मूवीज़ के लिए, इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा साबित हो सके। अच्छा हो कुछ सिनेमास खुले, हम भी जाएं, मूवीज शूवीज देखें, मुझे तो बड़ा पसंद है। सिनेमा तो खुले लेकिन उसमें मूवीज़ नहीं आ रही, मूवीज भी अच्छी लगनी चाहिए, ये है ऐसा ही है। चलिए वक्त ख़त्म हो गया है, ओहो अब जाने का टाइम आ गया है। तो मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त, कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। लास्ट डे ऑफ 2024। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।